जय हिंद फ्रेंड्स। बीते 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। इस वीडियो में हम लोग ओजोन परत पर ही चर्चा करेंगे। आप इस बात को जानते हैं कि ओजोन परत हमारे वायुमंडल के किस परत में मतलब किस लेयर में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर में होता है स्ट्रेटोस्फेयर। अगर हमारा जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है उससे 10 किलोमीटर ऊपर तक जाए तो वहाँ तक होता है ट्रोपोस्फेयर। इस ट्रोपोस्फेयर में ही जितनी मौसमी संबंधी घटनाएं हैं, जैसे बारिश वगैरह हो गई या आंधी वगैरह चल गई या किसी भी तरीके का मौसमी बदलाव हो गया, तो ये हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। और इसके ऊपर मतलब अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट से चलें और 50 किलोमीटर के ऊपर तक जाए तो फिर उस 10 किलोमीटर के बाद जो होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा होगा स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन मंडल, और ओजोन मंडल जो बनता है वह ओजोन गैस से बनता है। और इस समताप मंडल की अगर बात करें तो इसके निचले हिस्से में ही जो हवाई जहाज वगैरह है वो उड़ा करती है। अब बात करिए अगर इस समताप मंडल की, तो समताप मंडल में ही पाया जाता है हमारा ओजोन परत। अब ओजोन परत का काम क्या है? ओजोन परत का काम है कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण मतलब अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का ये काम करती है। अब अल्ट्रावायलेट के प्रकार की अगर बात करें, अल्ट्रावायलेट के टाइप्स की अगर बात करें तो ये 3 टाइप की होती है। एक अल्ट्रावायलेट रे ए, एक अल्ट्रावायलेट रे बी, एक अल्ट्रावायलेट रे सी। अब अल्ट्रावायलेट रे सी का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 100 से 280 के बिटवीन में, मतलब 100 से 280 नैनोमीटर के बिटवीन में इसका वेवलेंथ होता है। वहीं 280 से 315 के अप्रॉक्स में होता है जो अल्ट्रावायलेट बी होता है उसका वेवलेंथ। और अल्ट्रावायलेट ए की अगर बात करें तो वो 315 से लेके 400 नैनोमीटर के बिटवीन में उसका वेवलेंथ होता है। अब देखिए क्या होता है कि जो ये अल्ट्रावायलेट सी है इसको हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसको क्या करता है कंप्लीट रूप से, किसको, तो अल्ट्रावायलेट सी को, अल्ट्रावायलेट जो सी टाइप वाला है उसको कंप्लीट रूप से रिफ्लेक्ट कर देता है मतलब परावर्तित कर देता है। और अल्ट्रावायलेट बी का बहुत सारा पार्ट हमारे अर्थ पर आता है और अल्ट्रावायलेट ए भी आता है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि ये अल्ट्रावायलेट सी तो आती ही नहीं है, अल्ट्रावायलेट बी और ए आती है, तो अब इन दोनों में ज़्यादा हानिकारक कौन है? तो इन दोनों में ज़्यादा हानिकारक है अल्ट्रावायलेट बी। जैसे आपने अपने पुस्तकों में पढ़ा होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज की एक सीमित मात्रा के बाद अगर वो हमारे स्किन में आता है तो वो स्किन कैंसर पैदा करती है। तो अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि अल्ट्रावायलेट ए वाला जो टाइप है और अल्ट्रावायलेट बी वाला जो टाइप है, इन दोनों में से कौन सा टाइप है जो कि हमारे स्किन में स्किन कैंसर को जन्म देती है या प्रोड्यूस करती है, तो वो है अल्ट्रावायलेट बी। मतलब ज़्यादा हानिकारक कौन है? तो ये अल्ट्रावायलेट वी जो है हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक है। अब जैसे देखिए अल्ट्रावायलेट, ये जो हमारा ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, जो इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नाश जो हो रहा है, उनके पीछे का रीजन क्या है? इनके पीछे का रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFCs एंड HCFCs। अब पहले यह आपने पढ़ा होगा बुक में कि जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर में जो ओजोन का परत है वो क्षय हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। लेकिन अभी हाल ही के कुछ अध्ययनों ने इस बात को साबित कर दिया है कि एशिया के ऊपर में भी जो ओजोन का परत है, यहाँ तक कि अफ्रीका के ऊपर में और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में जो ओजोन का परत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। किसका? तो ओजोन परत का। अब देखिए इस ओजोन परत के क्षय को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
पर एक साइन हुआ था। उस पर लगभग सारे विकसित देशों ने, खास करके अमेरिका ने जब साइन किया था तो उन्होंने कहा था देखिए एसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, तो अमेरिका में होता है। तो अमेरिका ने इस बात को कहा था कि मैं जो हूँ CFCs का जो प्रोडक्शन हमारे देश में इतना ज़्यादा जो होता है एसी के कारण या रेफ्रिजरेटर के कारण, उस पर मैं क्या करूँगा, तो कंट्रोल करने का प्रयास करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किस ईस्वी में साइन किया गया था, या बोलें कब स्टार्ट हुई थी, तो 1987 में। लेकिन इस पर कोई कारगर या ठोस कदम अभी तक उठाया नहीं गया। जितनी भी चीज़ें हुई वो कागज़ पर हुई, वो सिर्फ कागज़ पर दिखावे के लिए, डॉक्यूमेंट्री एक तरह से बोलें तो डॉक्यूमेंट पर ही वो छप कर रह गया है। आज हाल ये है, पहले सिर्फ कहाँ पर क्षय हो रहा था, तो जो हमारे अंटार्कटिका के ऊपर वाले क्षेत्र पर ही क्षय हो रहा था ना ओजोन का। लेकिन आज विभीषिका यह है कि एशिया के भी ऊपर में, अफ्रीका के भी ऊपर में। अब जैसे देखिए हमारे भारत में भी काफ़ी तेज़ गति से CFCs का उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी घरों में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और AC का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये ओजोन परत का क्षय का एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए ये जो अल्ट्रावायलेट रे है, क्या ये सिर्फ हमारे लिए नुकसानदायक ही है? नहीं, इसकी एक जो सीमित मात्रा वो हमारे लिए लाभदायक होती है। ये हानिकारक ही हर कंडीशन में नहीं होती है। जैसे देखिए जो धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उस अल्ट्रावायलेट रेज की एक लिमिट मात्रा अगर आपके स्किन पर पड़ता है तो वो आपके बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। और आपको यह बता दें कि हमारी बॉडी में जो विटामिन डी की क्वांटिटी है उसका 90% फॉर्मेशन कहाँ होता है, किसके कारण होता है, तो वो उस अल्ट्रावायलेट रे के ही कारण होता है। और उसमें टाइप बी का काफ़ी योगदान है। लेकिन वही अगर एक क्वांटिटी से अगर ज़्यादा हो जाए, लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाए, तो हमारी बॉडी में क्या चीज़ पैदा कर देती है, तो कैंसर जैसी समस्याएं पैदा कर देती है। अब आपने नाम सुनी होगी सोराइसिस की, जिसमें त्वचा सूज जाती है और जल्दी इसका इलाज भी नहीं होता है। तो अगर आप धूप में काम कर रहे हैं और अल्ट्रावायलेट का एक लिमिट मात्रा आपके स्किन पर पड़ रहा है, तो ये स्किन का जो सोराइसिस वाली समस्या है, तो ये आपके बॉडी में, आपके स्किन में नहीं होगी। तो अल्ट्रावायलेट कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन अल्ट्रावायलेट की एक सीमित मात्रा। अब जैसे देखिए एक और डिजीज है जिसमें कि आप देखते होंगे कि स्किन वाइट हो जाता है। किसी का जो जैसे देखते होंगे पूरा बॉडी क्या हो गया, कंप्लीट रूप से उजला हो गया, वाइट हो गया। इसको हम लोग किस डिजीज के नाम से जानते हैं, तो इसको जो हम लोग जानते हैं विटिलिगो। क्या किस नाम से जानते हैं? विटिलिगो या विटिलिगो भी बोलते हैं। तो ये भी जो होता है, अगर आपके बॉडी में जो अल्ट्रावायलेट का एक सीमित मात्रा अगर नहीं पहुंच रही है, तो इससे आपके बॉडी में ये विटिलिगो हो जाती है। और सोराइसिस जो डिजीज है, इसको ठीक करने के लिए अल्ट्रावायलेट रे का इस्तेमाल हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। अब देखिए ये जो अल्ट्रावायलेट रेज की अगर अधिक मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाए और हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट में चले आए, तो इससे आपको आई प्रॉब्लम भी होती है। तो इस तरह से ये जो अल्ट्रावायलेट रे है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद है। अब देखिए जैसे विटामिन डी की अगर कमी आपके बॉडी में हो जाए, अल्ट्रावायलेट रेज की जो सीमित मात्रा है वो अगर आपके बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, जैसे कई सारे मैन को ये देखा जाता है, कई सारे ह्यूमन को यह देखा जाता है कि वो लगातार ठंडे ही जगह में बैठे रहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप सप्ताह के 3 से 4 दिन अगर 10-10 मिनट करके धूप में बैठा करें, और ख़ास करके जो सुबह वाली धूप होती है, तो वो आपके शरीर में जो विटामिन डी की जो जितनी आवश्यकता होती है वो आपको बना देगी। लेकिन अगर आप लगातार सिर्फ ठंड में ही बैठे रहते हैं, ठंडे वाले प्लेस में बैठे रहते हैं, तो फिर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। और इस विटामिन डी की कमी का प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे आपको कई सारी बीमारियां हो जाती है। जैसे इसमें कौन कौन सी टाइप की बीमारी आपको हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें आता है कि रिकेट्स हो जाएगा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। रिकेट्स खास करके जो बच्चों में होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, और कार्डियोवैस्कुलर रोग भी हो जाता है। और आपके बॉडी में क्या होता है कि इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। अगर आप धूप में नहीं निकलते हैं जो सीमित मात्रा लेने के लिए, तो फिर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी
गड़बड़ हो जाएगी। तो आप वॉकिंग, जैसे कहा जाता है कि सुबह में धूप में वॉकिंग करने से, अगर आपको जैसे समय नहीं है तो आप कम से कम संडे को धूप में टहलने के लिए समय निकाल ही सकते हैं। तो ये सारी समस्या हैं। अब जैसे देखिए ये जो हमारी ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, एक तो मैंने कहा कि CFCs के कारण हो रहा है और HCFCs के कारण, और भी कई सारी गैसें हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। ये सारी गैसें क्या कर रही है, तो हमारे ओजोन परत का क्षय का कारण बन रही है। और जैसे देखिए अगर क्लोरीन का एक एटम अगर ओजोन परत के पास में पहुंचता है तो ओजोन के कितने एटम्स को वो प्रभावित करता है, ओजोन गैस का जो कितने एटम्स को प्रभावित करता है, तो लगभग 1 लाख एटम्स को वो डिफेक्ट करता है, मतलब प्रभावित करता है। अब जैसे आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप लगातार ठंडे वाले जगह पे रह रहे हैं तो आपका मूड स्विंग हो जाता है, आप उतने खुश नहीं रह पाते हैं जितनी खुशी आपके अंदर में होनी चाहिए। तो इस धूप में जो पाए जाने वाला अल्ट्रावायलेट रेज है, इसका सीधा संबंध हमारे मूड से भी है। जैसे देखिए जब आप धूप में जाते हैं तो आपके बॉडी में, आपका बॉडी एक खास तरीके का हार्मोन रिलीज करती है, उसको बोलते हैं बीटा एंडोर्फिन। क्या? तो बीटा एंडोर्फिन। और जब ये बीटा एंडोर्फिन निकलती है आपके बॉडी से, ये आपके ब्लड में पहुंचती है और ये ब्लड से होते हुए आपके माइंड में पहुंचती है। और आपका माइंड के लिए जब जैसे ही बीटा एंडोर्फिन पहुंचती है तो आपको एक सुखद अनुभव कराती है और आपका मूड बिल्कुल तरोताज़ा और अच्छा हो जाता है। जैसे अगर आप सुबह में उठते हैं तो तुरंत जो है आपको रिफ़्रेश महसूस नहीं होता है। फिर अगर आप धूप में थोड़ा वॉकिंग करके आते हैं तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश महसूस करने लगते हैं। इसके पीछे कौन उत्तरदायी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके पीछे यही बीटा एंडोर्फिन। जैसे ही आप धूप में निकलते हैं, और ये जो बीटा एंडोर्फिन है रात में आपको कब निकलता है, जिसके कारण आपको नींद का एहसास होता है। अगर आपको नींद का एहसास नहीं हो रहा है तो एक खास प्रकार का प्रोटीन है या हार्मोन भी बोल सकते हैं, वो आपके बॉडी में बन नहीं रही है, तो इस कारण से आपको ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। और जैसे कहा जाता है कि धूप में जब भी निकलें तो एक ख़ास तरीके का कपड़ा, जैसे कॉटन का कपड़ा और ख़ास करके जो हल्के रंग वाला हो, उसको पहन के निकलने से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो धूप का असर है वो कम होता है। और कहा जाता है कि अक्सर आपको कि दोपहर में प्रयास करें धूप में कम ही निकलने का। अगर बहुत ज़रूरी काम है तो फिर निकलनी है, नहीं तो फिर आप नहीं भी निकलेंगे। जब आपको काम नहीं है तो आप नहीं निकलें। तो दोपहर की धूप में अगर आप लगातार जाते हैं तो इससे आप देखेंगे आपका जो स्किन है उसका कलर थोड़ा डार्क हो रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पर आपके बॉडी में जो कौन रिएक्शन कर रहा है, अल्ट्रावायलेट ए या अल्ट्रावायलेट बी। तो अल्ट्रावायलेट ए भी इफेक्ट करता है उसमें, अल्ट्रावायलेट बी भी इफेक्ट करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।